देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग ने उनके कैंपेन सॉन्ग पर रोक लगा दी है। बता दें कि हाल ही में पार्टी ने अपना कैंपेन सॉन्ग लॉन्च किया था। वहीं मामले को लेकर दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि अब भाजपा के एक और राजनीतिक हथियार चुनाव आयोग ने आपके कैंपेन सॉन्ग पर रोक लगा दी। ऐसा पहली बार हुआ होगा जब चुनाव आयोग ने किसी पार्टी के चुनावी गाने पर रोक लगाई है। आतिशी ने कहा कि तानाशाही सरकार में विपक्षी पार्टियों को प्रचार करने से रोका जाता है। आज यही हुआ है। भाजपा के एक और हथियार चुनाव आयोग ने इस पत्र के माध्यम से आम आदमी पार्टी के कैंपेन सॉन्ग पर रोक लगा दी है। चुनाव आयोग को भाजपा द्वारा रोज आचार संहिता का उल्लंघन नहीं दिखता, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता सांस तक लेते हैं तो नोटिस आ जाते हैं। आप नेता ने आगे कहा कि आपके कैंपेन सॉन्ग में कहीं भी भाजपा का जिक्र नहीं है। हमने तानाशाही से लड़ने की बात कही है। इस पर चुनाव आयोग कहता है कि ये रूलिंग पार्टी की आलोचना है। तब तो चुनाव आयोग भी मान रहा है कि भाजपा तानाशाही कर रही है। भाजपा वाले सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करके तानाशाही करे तब चुनाव आयोग को कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन हम इसकी खिलाफत और जिक्र भी करें तो आयोग को इससे दिक्कत होती है। चुनाव के तीसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार में जुटे प्रधानमंत्री मोदी ने आज कर्नाटक में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि हमारे पूर्वजों ने अयोध्या में प्रभु राम के लिए 500 साल तक लड़ाई लड़ी, लाखों लोग मौत के घाट उतार दिए गए। देश आज़ाद होने के दूसरे दिन ही प्रभु राम का मंदिर बनाने का निर्णय होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। ऐसा काम करने के लिए 56 इंच का सीना लगता है, तब जाकर 500 साल का सपना पूरा होता है। 500 साल का इंतजार समाप्त होता है। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर कई सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने राम मंदिर का निमंत्रण ठुकरा दिया, लेकिन जिस अंसारी परिवार ने पीढ़ी दर पीढ़ी इस बात के लिए कोर्ट में लड़ाई की और कहा कि यह राम मंदिर नहीं बाबरी मस्जिद थी, उन्होंने जिस दिन कोर्ट का फैसला आया तो कहा कि हमारे लिए कोर्ट का फैसला सर्वोपरि है। और अंसारी ने मुसलमान होने के बावजूद भी राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के दौरान इसमें शिरकत की। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि ये फर्क होता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज रविवार को दावा किया कि बीजेपी की आरक्षण को खत्म करने की कोई मंशा नहीं है। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि बीजेपी दोबारा सत्ता में आने पर आरक्षण खत्म कर देगी। वहीं अब इस पर पलटवार करते हुए अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी झूठ बोलकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। बीजेपी की सरकार 10 साल से चल रही है, दोनों बार पूर्ण बहुमत से सरकार बनी। अगर आरक्षण खत्म करने की मंशा होती तो खत्म हो चुका होता, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी ने दलित, पिछड़े और आदिवासी भाई बहनों को गारंटी दी है कि जब तक बीजेपी की सरकार है आरक्षण को कोई हाथ नहीं लगा सकता। अरविंदर सिंह लवली के दिल्ली कांग्रेस का अध्यक्ष पद छोड़ने पर बीजेपी ने तीखा हमला बोला है। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कहा कि एक तरफ पीएम मोदी के नेतृत्व में मिशन विजन वाली पार्टी और गठबंधन है और दूसरी तरफ एक ऐसा गठबंधन है जिसके भीतर ही विभाजन और असमंजस है। उन्होंने कहा कि यह टुकड़े टुकड़े पार्टी है और आज अरविंदर सिंह लवली ने स्थिति स्पष्ट कर दी। इन्होंने दिल्ली से ऐसे प्रत्याशियों को उतारा जिनका ना ही दिल्ली और ना ही उनकी पार्टी से कोई वास्ता था। जिस आम आदमी पार्टी का जन्म कांग्रेस को खत्म करते हुए हुआ, जिनके साथ पंजाब में कुश्ती है, उनके साथ दिल्ली में मोहब्बत है, इसे जनता समझ रही थी और अब कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता भी इससे तंग आकर अपनी निराशा को बयां कर रहे हैं। इसीलिए इस गठबंधन में जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कलेश ही चलता है। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। कहा जा रहा है कि उन्होंने दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन के फैसले का विरोध करते हुए इस्तीफा दिया। अरविंदर सिंह लवली ने इस्तीफे में लिखा कि कांग्रेस की दिल्ली यूनिट उस पार्टी के साथ गठबंधन के खिलाफ थी जो कि कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के झूठे आरोप लगाकर बनी है। इसके बावजूद दिल्ली में कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करने का फैसला किया। आपको बता दें कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ही इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं और गठबंधन के तहत दोनों पार्टियां दिल्ली में साथ मिलकर चुनाव लड़ रही हैं। आम आदमी पार्टी 4 तो कांग्रेस के हिस्से में 3 सीटें आई हैं। कर्नाटक के हासन जिले से जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना पर लगे आरोपों के खिलाफ उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में जेडीएस नेता ने दावा किया कि वायरल हो रहे वीडियो के साथ छेड़छाड़ की गई है और इसे उनकी छवि खराब करने और मतदाताओं के दिमाग में जहर भरने के लिए प्रसारित किया जा रहा है।
वहीं कर्नाटक में जेडीएस के सहयोगी बीजेपी ने कथित मामले को लेकर प्रज्वल रेवन्ना से दूरी बना ली है। भाजपा की राज्य इकाई के मुख्य प्रवक्ता एस प्रकाश ने कहा कि एक पार्टी के रूप में हमारा वीडियो से कोई लेना देना नहीं है और न ही हमें कथित सेक्स स्कैंडल में राज्य सरकार द्वारा घोषित एसआईटी जांच पर कोई टिप्पणी करनी है। दक्षिणी राज्य कर्नाटक से महिलाओं संग यौन अपराध का मामला सामने आया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कर्नाटक के हासन जिले में कुछ आपत्तिजनक वीडियो सर्कुलेट हो रहे हैं जिसमें महिलाओं के साथ जबरदस्ती या बिना इजाजत यौन संबंध बनाए गए हैं। इन वीडियोस को लेकर कर्नाटक राज्य महिला आयोग ने मामले पर आपत्ति जताते हुए एक्शन की मांग की थी। आयोग की तरफ से मुख्यमंत्री सिद्धरमैया को पत्र लिखकर कहा गया कि उनकी सरकार मामले की जांच के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गठित करे। आयोग ने मुख्यमंत्री के अलावा राज्य पुलिस प्रमुख आलोक मोहन को भी एक चिट्ठी लिखी थी। डेक्कन हेराल्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक हजारों महिलाओं के साथ यौन अपराधों को अंजाम दिया गया है। इन घिनौने कामों को मोबाइल फोन में रिकॉर्ड भी किया गया ताकि महिलाओं को ब्लैकमेल किया जा सके। कर्नाटक के हासन जिले से सामने आए महिलाओं संग अपराध के मामले पर मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने एक्शन लेते हुए एसआईटी गठित करने का फैसला किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस सेक्स स्कैंडल में हासन से जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना का नाम भी सामने आया है। मुख्यमंत्री कार्यालय के मुताबिक पुलिस को जानकारी है कि प्रज्वल रेवन्ना शनिवार को जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर रवाना हो गए। डेक्कन हेराल्ड की रिपोर्ट के अनुसार सीएम सिद्धरमैया ने एक बयान में कहा कि प्रज्वल रेवन्ना के अश्लील वीडियो के मामले में सरकार ने एसआईटी बनाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि हासन में आपत्तिजनक वीडियो सर्कुलेट हो रहे हैं। प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि महिलाओं का यौन उत्पीड़न किया गया है। इस संबंध में महिला आयोग की अध्यक्ष ने सरकार को एसआईटी जांच कराने के लिए चिट्ठी लिखी थी, इसलिए यह फैसला उनके अनुरोध के जवाब में लिया गया है। बता दें कि प्रज्वल रेवन्ना जेडीएस प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते हैं। शंघाई में खेले जा रहे तीरंदाजी विश्व कप में पूर्व नंबर 1 खिलाड़ी दीपिका कुमारी ने सिल्वर मेडल जीता है। फाइनल मुकाबले में दीपिका कुमारी को दक्षिण कोरिया की तीरंदाज से हार का सामना करना पड़ा। यह जानकारी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा दी गई है। अथॉरिटी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि दीपिका कुमारी ने तीरंदाजी विश्व कप में सिल्वर मेडल जीता है। भारत ने इतिहास रचते हुए 5 गोल्ड मेडल समेत कुल 8 मेडलों पर कब्जा जमाया है। वहीं इससे पहले कल शनिवार को भारत की ज्योति, परनीत और अदिति ने महिला टीम इवेंट में इटली की टीम को मात देते हुए गोल्ड मेडल जीता था। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने प्रधानमंत्री मोदी के उस बयान पर तीखा पलटवार किया है जिसमें उन्होंने कहा था कि मीडिया में खबर आ रही है कि इंडिया अलायंस 5 साल में 5 अलग अलग प्रधानमंत्री बनाएगा। संजय राउत ने समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कहा कि इस देश में 10 साल से एक तानाशाह राज कर रहा है। उससे अच्छा है कि देश में एक मिलीजुली सरकार बने। हम 2 प्रधानमंत्री बनाएं या 4, यह हमारी मर्जी है, लेकिन इस देश को तानाशाही की ओर हम नहीं जाने देंगे। राउत ने आगे कहा कि इंडिया गठबंधन 300 पार कर रहा है। मुंबई क्राइम ब्रांच की एसआईटी ने एक्टर साहिल खान को गिरफ्तार कर लिया है। साहिल खान को छत्तीसगढ़ के जगदलपुर से गिरफ्तार किया गया। जानकारी के मुताबिक साहिल खान पर बैटिंग साइट चलाने और बैटिंग प्रमोट करने का आरोप है। बताया जा रहा है कि मुंबई के माटुंगा पुलिस की महादेव बैटिंग ऐप केस की जांच में साहिल खान का नाम आया था। पुलिस सूत्रों का कहना है कि बॉम्बे हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत और गिरफ्तारी से राहत नहीं मिलने पर साहिल खान मुंबई छोड़कर फरार हो गए थे। लगभग 40 घंटे पीछा करने पर पुलिस ने साहिल को पकड़ लिया। मुंबई की उत्तर मध्य सीट से बीजेपी ने वकील उज्ज्वल निकम को उम्मीदवार बनाया है। बता दें कि उज्ज्वल निकम मुंबई में 26/11 को हुए हमले के मामले में सरकारी वकील थे। वह 1993 सीरियल बम ब्लास्ट मामले में भी अभियोजन टीम का हिस्सा थे। इसके अलावा गुलशन कुमार हत्याकांड में भी वो अभियोजन टीम का हिस्सा थे। वहीं अब बीजेपी द्वारा लोकसभा का टिकट मिलने पर उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आज तक मैं कानून की लड़ाई लड़ रहा था, अब मुझे पीएम मोदी की वजह से लोकतंत्र के मंदिर संसद में जाने का मौका मिल सकता है। उन्होंने कहा कि मैं अपनी दूसरी पारी शुरू करने जा रहा हूं। देश के चुनावी माहौल में राजनेताओं की तीखी जुबानी जंग जारी है और इसी कड़ी में बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालविया ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा है। दरअसल उन्होंने राहुल गांधी का 24 सेकंड का एक वीडियो क्लिप एक्स पर पोस्ट किया जिसमें उन्हें कहते हुए सुना जा सकता है कि राजाओं महाराजाओं का राज था, जो भी वह चाहते थे वह कर देते थे। किसी की जमीन चाहिए होती थी वह उठाकर ले जाते थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी और हमारे कार्यकर्ताओं ने देश की जनता के साथ मिलकर आज़ादी प्राप्त की, लोकतंत्र लाए और देश को संविधान दिलवाया।
अब उनके इसी बयान को लेकर अमित मालविया ने हमला बोलते हुए एक्स पर लिखा कि राहुल गांधी को इस आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए तुरंत राजपूत समुदाय से माफी मांगनी चाहिए। बता दें कि इससे पहले बीजेपी नेता पुरुषोत्तम रूपाला ने भी राजपूत समाज को लेकर विवादित टिप्पणी की थी, जिसके बाद से राजपूत समाज में आक्रोश छाया हुआ है। हालांकि पुरुषोत्तम रूपाला ने बाद में अपनी टिप्पणी पर माफी मांग ली। इराक की संसद में समलैंगिक संबंधों को अपराध घोषित करने वाला बिल पास हो गया है। इस बिल में समलैंगिक संबंध रखने पर 10 से 15 साल तक की सजा का प्रावधान है। नए कानून के तहत ट्रांसजेंडर्स को भी 1 से 3 साल के लिए जेल भेजा जा सकता है। इस नए कानून के समर्थकों का मानना है कि इससे देश में धार्मिक मूल्यों को कायम रखने में मदद मिलेगी। वहीं इस बिल का विरोध करने वाले समूहों का कहना है कि इराक इस कानून के जरिए LGBT समुदाय के अधिकारों का हनन जारी रखेगा। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।